सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, सामान्य ज्ञान का 50 प्रश्नों का मॉक टेस्ट यहां पर आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि आपके आने वाले समय में अगर कोई भी परीक्षा है और उसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाना है, तो साथियों इस मॉक टेस्ट को देखकर, इसको लगाकर साथियों जरूर जाइएगा। कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने है कि गोलमेज सम्मेलन कहां पर आयोजित किए गए थे, ये आपको बताना है। तो बात करें गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 1932 तक चले थे। 3 गोलमेज सम्मेलन साथियों कहां पर हुए, तो आंसर आपका जो जाएगा वो लंदन के साथ चला जाएगा। यानी कि गोलमेज सम्मेलन कहां पर आयोजित किए गए, तो लंदन में आयोजित किए गए। अब उसके बाद देखिए कि निम्न में से लाल, बाल और पाल से किसका संबंध नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, लाल किसको कहा जाता है? लाल कहा जाता है लाला लाजपत राय को। बाल किसे कहा जाता है? तो बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है। बाल किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। तो ये 3 नाम लिखे हैं साथियों, इन तीनों को मैंने आपको बता दिया किसको क्या कहा जाता है, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध लाल बाल पाल से नहीं है। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, यहां पर लिखा हुआ है साथियों कि मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया कर नामक कर लगाया। तो कौन सा ऐसा बादशाह था जिसने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर जो होगा वो औरंगजेब के साथ चला जाएगा। औरंगजेब ने साथियों हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। साथियों कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? किसने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा? तो किसके द्वारा पढ़ा गया? अगर आपका उत्तर जेम्स प्रिंसेप के साथ जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों, आप सभी लोगों से यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे, तो जो भी आपके फ्रेंड्स लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की, तो उन सभी में साथियों इस क्लास को शेयर जरूर आप सभी लोग करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो साथियों कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए, तो देखिए बात करें अगर हड़प्पा जो है वो तो रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, लेकिन मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ। कालीबंगा जो है वो घंगर नदी के किनारे पर बसा है। तो आप बताइए क्या लोथल जो है वो क्या सतलज नदी के किनारे पर बसा हुआ है? बताइए भाई। चलिए, तो लोथल की अगर बात करें तो सतलज नदी के किनारे पर नहीं बसा हुआ है। ये आपका जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर, ये एक भोगवा भोगवा नाम की एक नदी है। तो भोगवा नाम की नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसलिए पूछा जा रहा है साथियों आपसे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर डी वाला है ये सुमेलित नहीं है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। परवीन सुल्ताना, कृष्णन, राम किंकर या राजा रवि वर्मा। तो बात करें अगर साथियों राजा रवि वर्मा की, तो इनका संबंध किससे? इनका संबंध है चित्रकला से। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान काशिदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों कई बार मैं आपको ये प्रश्न करवा चुका हूं। चिकनकारी के लिए जो प्रसिद्ध है वो लखनऊ, यानी कि सबसे ज्यादा चिकनकारी कहाँ की फेमस है? लखनऊ के फेमस है। ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है और याद रखना है। 9वें नंबर का प्रश्न देखिए कि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये दर्रे कहां पर स्थित हैं? कहां पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर काराकोरम श्रेणी होगा, विंध्याचल श्रेणी होगा, हिमालय हिमालय श्रेणी होगा या पश्चिमी घाट होगा। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि थाल घाट पूछ लिया जाए तो पश्चिमी घाट में, भोर घाट पूछ लिया जाए तो पश्चिमी घाट में, पाल घाट पूछ लिया जाए तो पश्चिमी घाट में। ये प्रश्न साथियों परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा प्रश्न और सिंपल सा प्रश्न है, तो बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात करें यहां पर अगर हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कायंत्री चट्टान है? ग्रेनाइट, शैल, संगमरमर या बेसाल्ट। कौन सी साथियों चट्टान आपसे पूछी जा रही कायंत्री चट्टान है? तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो संगमरमर है ये कैसी चट्टान है, ये कायंत्री चट्टान है, आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो धारा है और उसकी प्रकृति है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर अगर लैब्राडोर की बात करें, एक जलधारा है, ये इसकी प्रकृति कैसी है? ठंडी है। अंगुलहास की बात करें तो ये गर्म है। क्यूरोसिया की बात करें गर्म है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो साथियों ये ठंडी नहीं है।
ठीक है, तो क्या साथियों ये ठंडी नहीं है, ये कैसी है, ये भी गर्म है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए भाई। चलिए, तो सौरमंडल की अगर बात करें साथियों, सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, यानी कि आपका आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद किफायती कीमत वाला है, पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है, नष्ट होने वाला नहीं है या अच्छी किस्म का है। तो यहां पर साथियों बात करें क्या इसका राइट आंसर होगा, देखिए किफायती कीमत वाला तो गलत हो जाएगा, नष्ट होने वाला ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो नष्ट ना हो, अच्छी किस्म वाला है या पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। तो पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है इसलिए होता है साथियों इको मार्क, ठीक है। तो राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी जा रहा है बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। अगले नंबर का साथियों प्रश्न देखिए और बताने की कोशिश कीजिए राइट आंसर के, यहाँ पर आपसे साथियों पूछा जा रहा है 15वें नंबर का प्रश्न है कि उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ेगी, बताइए किन्हें आपस में जोड़ती है। जो उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना है ये किसको जोड़ती है, श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ती है। तो श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ती है। आपका आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न के नाबार्ड है एक है। तो नाबार्ड एक निर्धनता निवारण कार्यक्रम है, एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, या एक बैंक है, या एक बीमा निगम है। तो अगर साथियों यहाँ पर बात करें नाबार्ड क्या है, तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि नाबार्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना कब की गई, तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ये जानकारी आपको ध्यान रखना है। तो साथियों ये क्या है, ये एक बैंक है, इसलिए राइट आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक भी करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो बात करें साथियों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, नीली क्रांति जो है वो मत्स्य, अगर बात करें मत्स्य जो उत्पादन है ये नीली क्रांति हो जाएगा, ठीक है। पीली क्रांति की अगर यहाँ पर बात करें साथियों हम लोग, पीली क्रांति की अगर बात करते हैं तो ये तिलहन से संबंधित है, बिल्कुल सही है, दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। भूरी क्रांति की बात करते हैं उर्वरक से संबंधित है, लेकिन लाल क्रांति की बात करें तो ये गुलाब से संबंधित नहीं है। तो गुलाब से संबंधित नहीं है तो यही आपका सुमेलित नहीं और यही आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद देखेंगे साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सबसे ज्यादा पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात करें यहाँ पर, देखिए मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है और आदर्श बेरोजगारी भी पाई जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि किस संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की एकता और एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो सकता है, बताइए। देखिए यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, एक संविधान संशोधन होता है जो कि 42वां संविधान संशोधन कहलाता है। ये कब होता है, तो ये 1976 में होता है 42वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा क्या होता है कि जो संविधान की प्रस्तावना होती है उसमें 3 शब्द जोड़े जाते हैं। कौन कौन से, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, ये सारे शब्द जो है साथियों वो जोड़े जाते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। तो राज्य के नीति निदेशक यहाँ पर साथियों बात की जा रही है के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। चलिए, तो 14 वर्ष तक के बच्चों को साथियों क्या है यहाँ पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो उस अनुच्छेद का नाम आपको बताना है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 40 है, 42 है, 43 है या 44 है। तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 44 है, यानी कि राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, समाजवादी सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकते हैं। तो साथियों राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में जो मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, तो वो कितने सदस्यों को कर सकते हैं, 12 सदस्यों को कर सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि क्लासिक पुस्तक है जिसका नाम है लाइफ डिवाइन। तो पूछा जा रहा है ये जो लाइफ डिवाइन पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसके
लेखक कौन है साथियों? अरविंद घोष इसके लेखक हैं। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए कि गोबर गैस में मुख्यतः होता है एथिलीन होती है, एसिटिलीन होती है, या आपकी मीथेन होती है, या कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो गोबर गैस की अगर बात करें, गोबर गैस में साथियों क्या पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का, एथिलीन का, एसिटिलीन का, या विनाइल क्लोराइड का। तो प्राकृतिक रबड़ की अगर बात करते हैं साथियों, तो ये किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। उसके बाद देखिए कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं किस वजह से? सतही तनाव के कारण। ये पहले भी मैं आपको प्रश्न करा चुका हूं। सतही तनाव के कारण, वर्षा जल की शांतता के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, या उपरोक्त तो सभी। तो क्या कारण होता है साथियों वर्षा की बूंदों को गोलाकार होने का? बताने की कोशिश कीजिए। तो सतही तवा जो होती है, सतही तनाव उसके अंदर होता है, इस वजह से वर्षा की बूंदें कैसी हो जाती हैं? गोलाकार हो जाती हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न के धान की फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नील हरित का, राइजोबियम का, क्लोटेला का, एजिटोबैक्टर का। तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है? चलिए, तो नील हरित जिनका उत्तर जा रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए कि उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। तो बात करते हैं, अगर जो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखने के उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर में स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। ये दो बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 1981 में, 61 में, 1967 में, 1971 में। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे साथियों कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना कहाँ कब की गई? तो 1981 में की गई, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि धुरिया लोक नृत्य आपको बताना है अवध का है, बुंदेलखंड का है, पूर्वांचल का है, या रोहेलखंड का है। तो धुरिया लोक नृत्य की अगर बात करें साथियों, तो ये कहाँ का हो जाता है? ये बुंदेलखंड का हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो वो कौन सी जनजाति है जो कि दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो वो साथियों थारू जनजाति है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। कौन सी जनजाति साथियों? थारू जनजाति है, जो कि दीपावली को एक शोक के रूप में मनाती है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न साथियों कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी को, 20 जनवरी को, 10 जनवरी को, या 15 जनवरी को। चलिए, तो आप सभी लोग जानते हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पर है कि पुलिस अफसर जनता के लिए, जनता के प्रति कैसा हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो पुलिस अफसर होता है, पुलिस ऑफिसर होता है, वो जनता के प्रति कैसा हो? जनता पुलिस को अपना हितैषी समझती हो, तो बिल्कुल सही भाई, हितैषी, ठीक है। जनता को उस पर विश्वास हो, तो ये भी बिल्कुल सही है। जनता के मिलने के लिए वे हमेशा तैयार रहे, वो पुलिस ऑफिसर, बिल्कुल सही है। तो तीनों आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं, इसलिए राइट आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव जो है वो किस समिति के द्वारा दिया गया था? विजय केलकर समिति के द्वारा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपके सामने जेनेवा आ जाए तो जेनेवा उत्तर होगा, स्विट्जरलैंड आ जाए स्विट्जरलैंड उत्तर होगा। वैसे ज्यादातर जेनेवा ही आपके सामने उत्तर के रूप में आएगा। अब उसके बाद देखिए कि केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर स्थित है? केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान साथियों कहां पर स्थित है? कोलकाता में, नई दिल्ली में, वाराणसी में, या लखनऊ में। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान जो स्थित है वो कोलकाता में स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है, और जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथियों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करते जाइए और आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार। चलिए, तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बात करते हैं साथियों अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? स्वामी सहजानंद सरस्वती इनका नाम था, और इनका नाम आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है?
अच्छा क्वेश्चन है, तो बताने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए। तो साथियों अच्छा प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कई सारे प्रश्न जो है वे इस एकमात्र प्रश्न से बनेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो मुझे सुमेलित नहीं लग रहा है साथियों, वो कौन सा नहीं लग रहा है? इंडिया लीग नहीं लग रहा है। अब हम लोग बात करते हैं, इंडिया लीग की स्थापना 1872 में नहीं बल्कि 1875 में हुई थी। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया लीग की स्थापना जो 1875 में की गई, ये किसके द्वारा की गई? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडिया लीग की स्थापना की गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना साथियों कब की गई? आप लोग ध्यान रखेंगे 1866 में की गई। किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। उसके बाद बात करें इंडिया एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना 1876 में की गई। किसके द्वारा की गई? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की गई। किसके द्वारा की गई? तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई। इतना आप लोग ध्यान रखें। कई सारे प्रश्न साथियों एकमात्र प्रश्न से बनते हैं। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का श्रेय दिया जाता है? तो राइट आंसर जो होगा वो लॉर्ड रिपन के साथ जाता है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो युद्ध संबंधी नृत्य की अगर बात करें तो जो मेघालय का बंबू नृत्य है, पहली बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि बंबू नृत्य कहाँ किया जाता है? मेघालय में किया जाता है। और ये युद्ध संबंधी नृत्य है, ये दो बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मधुबनी की अगर साथियों यहाँ पर बात करें किस राज्य में प्रचलित है, किस राज्य में लोकप्रिय है, तो बिहार में लोकप्रिय है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए कि बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, बिरजू महाराज ने किस नृत्य में ख्याति प्राप्त की थी? तो कथक में की थी, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो घास के मैदान है साथियों, और उसके बाद आपसे ये कहां पर स्थित है, ये घास के मैदान, ये आपसे साथियों पूछे जा रहे। तो अच्छा क्वेश्चन है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, देखिए यहाँ पर बात करें डाउन्स घास का मैदान जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। पंपास घास का मैदान जो है ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रेयरी घास का मैदान जो है ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, ये यूएसए में पाया जाता है, एक ही बात है। लेकिन स्टेपी घास के मैदान भारत में नहीं पाए जाते, बल्कि ये साथियों कहाँ है? ये यूरेशिया में पाए जाते हैं। इसलिए कौन सा सुमेलित नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला सुमेलित नहीं होगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये किस बांध पर सागर, ये बांध जो है वो किस नदी पर बनाएगी? ये तीनों बांध आपसे पूछे जा रहे हैं। ये तीनों बांध साथियों कौन सी नदी पर स्थित हैं? तो चंबल नदी पर स्थित हैं। इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? तो जो संसार की मैक्सिमम रेनिंग है, अधिकतम वर्षा है साथियों, वो पर्वतकृत रूप में होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब अगला प्रश्न देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप जिसका नाम है, ये कहां पर स्थित है? तो साथियों ये कौन सी नदी पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सिंधु नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, गंगा नदी पर, या यमुना नदी पर? तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो माजुली नदी द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, तो आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है, तो इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात है कि मुद्रा नीति का उद्देश्य कौन कौन से है। तो आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना, बिल्कुल सही एक उद्देश्य है। वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, बिल्कुल। मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, बिल्कुल। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का संबंध कैसे हो जाएगा भाई आरबीआई बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य कैसे हो जाएगा? तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता। अब उसके बाद देखिए कि लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है, तो किस लिए महत्वपूर्ण है ये आपसे पूछे जा रहे हैं। वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। वे पारंपरिक है ऐसा नहीं कह सकते, उनका प्रबंध करना आसान है, आसान नहीं है भाई। उनकी सरकार उनकी सहायता करती है। तो कुल मिला के जो सबसे उपयुक्त उत्तर यहाँ पर दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, और एक ही उत्तर आपको चुनना था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार
कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, उसको साथियों कौन सी मुद्रा कहा जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, उसको कौन सी मुद्रा कहा जाएगा? विधिग्रह मुद्रा कहा जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, विधिग्रह मुद्रा में क्या होता है? भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब इस क्लास का अंतिम प्रश्न आप लोग देखिए कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन कैसे किया जाता है? विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है, या परिवार की औसत आय के आधार पर किया जाता है, या परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है, या देश की मालिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो साथियों, ये 50वां प्रश्न है, आपके लिए होमवर्क है। आपको बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा और कमेंट सेक्शन में आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। क्लास को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।